हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं घटना चक्र के पूर्वावलोकन साइंस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे आप लोगों को कंसेप्ट की क्लियरिटी तो मिलेगी ही, साथ ही ये सारे क्वेश्चंस बीपीएससी 69th पीटी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सारे एग्ज़ाम्स में आप सबको सफल बनाने में ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा। तो जी का जो फार्मूला होता है स्मॉल जी का, वो होता है Gm/r²। Gm/r²। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ है। और आर रेडियस ऑफ द अर्थ है। यदि इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करें, यानी dg/dr निकालें, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद में आ जाएगा dg का वैल्यू आएगा, dg इज इक्वल टू आ जाएगा इस यहाँ r⁻² ऊपर हो जाएगा, ऊपर -2 हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन के बाद dg का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -2 Gm/r³ और dr। ये डिफ्रेंशिएशन के बाद में आएगा और इसमें g से डिवाइड कर दीजिए। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो 2 में यदि 1 से डिवाइड करते हैं तो ये निकल करके आता है dg/g इज इक्वल टू आएगा -2 पहले आ जाएगा 2 और -dr/r। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि यदि रेडियस हम डिक्रीज करते हैं तो जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। फार्मूला भी यही बता रहा है, रेडियस को यदि हम डिक्रीज करें तो जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो अब कह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या फार्मूला निकल करके आएगा? dg/g इंटू 100 इज इक्वल टू आएगा 2 -dr/r इंटू 100%। और ये -dr/r इंटू 100 क्या बता रहा है? परसेंटेज डिक्रीज इन रेडियस। रेडियस में परसेंटेज डिक्रीज कितना आ रहा है? तो इसका वैल्यू कितना है? 1% दिया हुआ है, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2%। मतलब dg/g इंटू 100, मतलब g में जो इंक्रीमेंट होगा वो 2 इंटू 1% होगा, ये मतलब 2% होगा। तो g का वैल्यू कितना परसेंट बढ़ जाएगा? g का वैल्यू 2% बढ़ जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। आपको इसमें ये डिफ्रेंशिएशन याद नहीं रखना है, डिफ्रेंशिएशन के बाद जो फार्मूला निकल करके आया है इसको याद रखना है। मतलब dg/g इंटू 100 यानी परसेंटेज इंक्रीज इन g इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज डिक्रीज इन रेडियस। मतलब रेडियस में जितना परसेंट का डिक्रीमेंट होगा उसका दोगुना जो है g में इंक्रीमेंट होगा। ये फार्मूला याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू g/6 है, ऐसा होता ही है, इतना ही होता है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। देखिए, चंद्रमा पर हो या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे, किसी भी प्लेनेट पे, यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पे चले जाएं तो मास चेंज नहीं होता है। वेट यानी भार बदलता है लेकिन मास यानी द्रव्यमान हमेशा रिमेन सेम रहता है। तो द्रव्यमान कितना होगा? उतना ही रहेगा, 100 किलोग्राम ही रहेगा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो देखिए, ये मान लीजिए कि अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो लॉन्च करते वक्त उसको इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दिया गया है। जो रॉकेट से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो 3-4 स्टेज में जो है वो टर्न कराते जाता है। अर्थ सरफेस से गया, फिर थोड़ा टर्न कराया, टर्न कराते कराते इस सर्कुलर ऑर्बिट में वो इस्टेब्लिश कर देता है एक वेलोसिटी दे करके, एक स्पीड प्रोवाइड करके। तो स्पीड दे दिया गया है तो स्पीड का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इस कारण से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब इसमें त्वरण आ रहा है, तो उस त्वरण को प्रोवाइड करता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो उसकी नियमित चाल के लिए, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण जितनी चाहिए उतना त्वरण प्रोवाइड कर देता है कौन सा, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स। इस कारण से वह नीचे नहीं गिर पाता है। उसको चाहिए क्या, एक टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, और चूंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसको सेंटर की ओर लगने वाला एक हमेशा फोर्स चाहिए। ये दोनों ही मिल जाता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और इस कारण से वो गिरता नहीं है, गति में ही रहता है, गतिमान रहता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किस प्रभाव से, राडार के द्वारा नहीं, पल्सार के द्वारा नहीं, सोनार के द्वारा भी नहीं, डॉपलर इफेक्ट के द्वारा उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। डॉपलर इफेक्ट क्या है, जैसे एक सोर्स ऑफ साउंड है और एक ऑब्जर्वर है, यदि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए तो सोर्स के द्वारा जो लाइट इमिट किया जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वो कुछ अलग होगी, ट्रू फ्रीक्वेंसी से अलग होगी, और यही फिनोमिनन जो है डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। तो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी यदि मूव कर रही है, तो मान लीजिए ऑब्जर्वर से मूव कर रही है, ऑब्जर्वर से अवे जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम लगी हुई प्रतीत होगी, यदि ऑब्जर्वर की ओर आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई प्रतीत लगेगी। तो बढ़ी हुई प्रतीत लगे फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ रही है तो वेवलेंथ घट रहा है, तो किधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, वायलेट कलर की ओर शिफ्ट हो रहा है। यदि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अवे जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो वेवलेंथ बढ़ रहा है तो मतलब वेवलेंथ बढ़ रहा है तो किधर की ओर जाएगा, रेड की ओर जाएगा, तो इसको रेड शिफ्ट कहा जाता है। और जब टुवार्ड्स ऑब्जर्वर की ओर आएगा तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगा तो वायलेट की तरफ जाएगा, तो इसको ब्लू शिफ्ट कहा जाता है, ब्लू की ओर जाएगा ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। तो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट ये होता है। तो डॉपलर इफेक्ट के द्वारा किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के मूवमेंट को या फिर किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल बल है, नहीं, गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल बल नहीं है। गुरुत्व जो है सबसे वीक बल है। सबसे प्रबल बल कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स जो है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स। वो क्या करता है, जैसे प्रोटॉन एंड प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स, हाई रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है, उसको आपस में बांध करके जो फोर्स लगता, बांध करके रखने वाला जो फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स। 2 चीज़ें हैं न्यूक्लियर फोर्स के पास, एक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है वो, और दूसरी बात वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब जब पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हो तो ही वो एक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, और क्लोज जब पार्टिकल हो तब एक्ट करता है। तो यही गलत है, सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। जो मैग्नेटिक फोर्स है, जब कोई भी पार्टिकल जिस पे चार्ज हो और वो मूव कर रहा हो तो ही वो फोर्स लगता है, जब मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा तब मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट करता है। तो ये सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण, हाँ, यदि नाभिकीय बल जो है दुर्बल हो जाए तो फिशन हो सकता है, न्यूक्लियस टूट सकता है, तो ये भी सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको आपस में प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स, कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स है, उसको बांध करके रखने वाला जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट नीचे जा रहा हो या ऊपर जा रहा हो। देख लेते हैं, मान लीजिए कि एक लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट ले लेते हैं, एक बार ऊपर की ओर हम चला देते हैं, एक बार नीचे की ओर। इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसके सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, एक बार मान लेते हैं कि ये ऊपर जा रहा है, दूसरी बार नीचे आ रहा है ये लिफ्ट, तब क्या होगा। तो देखिए, जब ऊपर या नीचे जाए mg तो नीचे लगेगा इस ऑब्जेक्ट का, नॉर्मल रिएक्शन एक ऊपर लगेगा n ऊपर लगेगा, और एक्सेलरेशन यदि ऊपर हो, इस केस में एक्सेलरेशन नीचे है। तो पहला वाला केस जो है लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। इस केस में n माइनस
एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए। तो यहाँ से एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी एम जी प्लस ए में हो जाएगा, एम कॉमन ले लें तो जी प्लस ए हो जाएगा इस केस में। और ये सेकंड वाला केस जो है नीचे आ रहा है तो एन ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा एम ए, क्योंकि नीचे आ रहा है तो नेट फोर्स नीचे की ओर है, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ से एन इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू जी माइनस ए, तो यहाँ से देख लीजिए, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन, इसका भार कब होगा, यही नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, जितने फोर्स से इस सरफेस को दबाएगा उतने ही फोर्स से सरफेस भी ऊपर की ओर इस पे फोर्स लगाएगा और वहीं इसका भार होगा, वेट होगा। तो इस केस में देखिए प्लस आ रहा है, जी प्लस ए रहा है, तो मतलब एन का वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू ज़्यादा है, यानी भार इसका ज़्यादा होगा। और इसमें एन इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए आ रहा है, मतलब माइनस आ रहा है। तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो किसी भी वस्तु का भार जो है ज़्यादा बढ़ा हुआ लगेगा और लिफ्ट नीचे आएगा तो भार कम हुआ प्रतीत होगा। तो किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा हो, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर की ओर जा रहा हो। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। जब एक समान गति से ऊपर की ओर जा रहा होगा, एक समान गति से, त्वरण का वैल्यू 0 हो जाएगा तो एन इज इक्वल टू एम जी ही होगा। और जब नीचे आ रहा होगा तो त्वरण, यदि एक समान गति से, तो त्वरण का वैल्यू 0 हो जाएगा तो भी एम जी ही हो जाएगा। तो ऊपर जब जाएगा तो भार उसका ज़्यादा होगा, नीचे आएगा तो भार कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड निर्भर करती है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो देख लेते हैं। टी इज इक्वल टू किसी भी सिंपल पेंडुलम, मान लीजिए कि ये सिंपल पेंडुलम है, ये जो है ये इसको बॉब कहा जाता है, तो बॉब का मास m है और स्ट्रिंग का लेंथ l है जिससे ये लटकाया हुआ है। तो t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो देखिए टाइम पीरियड जो है इसमें कहीं भी मास नहीं आया हुआ है, द्रव्यमान नहीं आया हुआ है, तो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात, एल आया हुआ है तो एल पे निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी बात यह है कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से लेंथ भी चेंज हो जाता है। जैसे गर्मी का मौसम है तो लेंथ थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा यदि इसको हम कंसीडर कर लें, और यदि जाड़ा का मौसम है तो लेंथ कम हो जाएगा, तो इसके कंट्रैक्शन को कम कर लें तो बीपीएससी में चूंकि ई ऑप्शन से रहता है तो इसलिए मोर देन 1 यहाँ से हो जाएगा। तापक्रम के ऊपर भी निर्भर करता है ये, तापक्रम, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो लंबाई घट जाएगी, लंबाई घट जाएगी तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा। तो चूँकि बीपीएससी में ई रहता है, ई ऑप्शन है तो ई हो सकता है यहाँ पे। तो इसमें से दोनों ही सही है, लंबाई के ऊपर भी निर्भर करता है और तापक्रम के ऊपर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लीजिए जो झूला झूल रही है इस पे वो बैठी हुई थी, अब क्या है, खड़ा हो गई वो लड़की, खड़ी हो गई। तो जब बैठी हुई थी तो उसका द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास जो है नीचे था, तो अब जब खड़ी हो जाएगी तो द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास ऊपर की ओर चला जाएगा, तो जिससे ये लटक रहा है झूला, तो द्रव्यमान केंद्र ऊपर चला गया तो लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो कम हो जाएगा तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी से, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी से जब l का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया तो इस l का वैल्यू जो है कम हो जाएगा, तो l का वैल्यू कम हो जाने से टाइम पीरियड कम हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक दोलन कर रहा है, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तब त्वरण शून्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल पेंडुलम है, इसमें बॉब है,
तो ये लेफ़्ट से राइट एक्सट्रीम की ओर जा रहा है, यहाँ लेफ़्ट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम ये है। तो इसके एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स या ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो एक्स का वैल्यू ए हो जाता है, तो त्वरण मैक्सिमम होता है। जब मीन पोजीशन से गुजरता है तो एक्स का वैल्यू ये है एक्स का वैल्यू जो है जीरो हो जाता है। तो जीरो होने की वजह से जब मीन पोजीशन से गुजरता है तो उसका त्वरण जीरो होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, ये बिल्कुल सही बात है। जब गोला मध्य मतलब मीन पोजीशन से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। बिल्कुल, मान लीजिए कि मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम की ओर गया, फिर राइट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की ओर आया, तो मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होता है। तो ये जो स्पीड मैक्सिमम 2 बार हो रहा है, एक बार लेफ़्ट से राइट जाते वक्त और एक बार राइट से लेफ़्ट आते वक्त, 2 बार स्पीड मैक्सिमम हो रहा है, सेम हो रहा है। ये ऐसा ही हर एक पोजीशन के लिए हो रहा है, तो ये सही है। तीसरा, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। नहीं, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, चाहे लेफ्ट एक्सट्रीम हो या राइट एक्सट्रीम हो, उसका स्पीड तो जीरो हो जाता है, वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर मीन की ओर आने लगता है, मीन पोजीशन की ओर आने लगता है। तो स्पीड तो जीरो हो जाता है लेकिन त्वरण मैक्सिमम होता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट है सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता रहता है। बिल्कुल, चूंकि एयर में फ्रिक्शन है या ये जिससे बंधा हुआ है, यहाँ पे जिससे ये लटक रहा है वहाँ पे भी फ्रिक्शन है और एयर में भी फ्रिक्शन है। तो इस रुकावट की वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड पहले इन 2 पॉइंट्स के बीच में कर रहा था, अब थोड़ी देर के बाद में ये कम हो जाएगा, और कम होते होते यानी इसका एम्पलीट्यूड जो है कम होते 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 कुछ समय के बाद रुक जाएगा। जैसे झूला है, झूला को एक बार झूला करके छोड़ देते हैं तो धीरे 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 कम होते 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 वो रुक जाता है। इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, 2 कारण है जिससे ये लटक रहा है, वहाँ पर भी फ्रिक्शन है और एयर में भी फ्रिक्शन है, एयर ड्रैग है, उसकी रुकावट की वजह से ये रुकते चला जाता है। तो इसमें से 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, तीसरा गलत है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है इसलिए ऑप्शन सी सही है। इन कथनों में से कौन से सही हैं? तो 1, 2 और 4 सही है, राइट ऑप्शन सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है यानी फास्ट चल सकती है। तो पेंडुलम घड़ी फास्ट कब चल सकती है? फास्ट चलने का मतलब क्या हुआ? उसका टाइम पीरियड कम हो जाना। टाइम पीरियड कम होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G से यदि हम देखें तो जब L का वैल्यू कम हो जाए तब टाइम पीरियड कम हो जाएगा। और L का वैल्यू कब कम होगा? ग्रीष्म ऋतु गर्मी में तो बढ़ जाएगा, शीतकाल में इसमें कंट्रैक्शन हो जाएगा, लेंथ L का वैल्यू कम हो जाएगा। L का वैल्यू कम होने की वजह से टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम घट गया, इसका मतलब है कि घड़ी अब फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव इसका सही ऑप्शन होगा। पृष्ठ तनाव, देखिए किसी भी लिक्विड सरफेस की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन यानी तनी हुई मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करे। तनी हुई मेम्ब्रेन है तो क्या करेगा? अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा, और सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करे। यही प्रॉपर्टी, यही फिनोमेनन जो है सरफेस टेंशन कहलाता है। यानी किसी भी लिक्विड सरफेस की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वह एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसा प्रॉपर्टी शो करे और अपने एरिया को जितना संभव हो सके मिनिमाइज करने की कोशिश करे, मिनिमाइज करके रखना चाहे, यही प्रॉपर्टी जो है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन कहलाती है। तो यदि हम देखें तो सबसे मिनिमम एरिया स्फीयर का होता है। उतने वॉल्यूम में सबसे जितना वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम में सबसे मिनिमम एरिया स्फीयर का ही हो सकता है। इस कारण से कोई भी लिक्विड जो है, लिक्विड का ड्रॉप है वो स्फीरिकल शेप का होता है, क्योंकि स्फीरिकल शेप में वो मिनिमम एरिया को एक्वायर कर लेता है, और उस सरफेस की प्रॉपर्टी होती है अपने एरिया को मिनिमम बना करके रखना, और ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। तो मान लीजिए एक छोटा बबल है, सोप का बबल है, तो सोप का बबल है, और एक दूसरा बड़ा सा सोप का बबल है, बड़े रेडियस का है। तो अब देखिए सोप बबल का हमेशा प्रेशर, अंदर का प्रेशर जो है ज़्यादा होगा और बाहर का प्रेशर कम होगा, यानी जो प्रेशर डिफरेंस होगा डेल्टा पी इज इक्वल टू, इस केस में सोप बबल के केस में आता है 4T/R। 4T/R, टी क्या है, सरफेस टेंशन है, R इसका रेडियस है। और इसके लिए भी इसका डेल्टा P1 कह दें, इसका डेल्टा P2 इज इक्वल टू, यानी अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, ये होगा इसमें 4T/R2। R2 ये R1 हो जाएगा। तो अब देखिए जब जो सोप बबल जो है कम रेडियस का है उसमें प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, और जो बड़े रेडियस का सोप बबल है उसमें प्रेशर डिफरेंस कम होगा। मतलब ये छोटे वाले बबल के पास प्रेशर ज़्यादा है और बड़े वाले बबल के पास प्रेशर कम है। तो जब इसको एक नली से हम कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, जो इसके अंदर एयर घिरी हुई है, एयर का मूवमेंट किधर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा, यानी छोटे वाले बबल से, छोटे वाले बूंद से बड़े वाले बबल की तरफ एयर मूव करके जाएगी। तो छोटे वाले बबल में एयर कम हो जाएंगे तो ये सिकुड़ेंगी, यानी ये और छोटी होती जाएगी, और बड़े वाले बबल में एयर जो जा रहे हैं उसकी वजह से उसका आकार और बढ़ते चला जाएगा। तो छोटा बुलबुला और छोटा होगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा होते चला जाएगा। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है, जब इसके तली पर बबल है, बुलबुला है, तो हम जानते हैं कि अंदर की ओर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, और यही बुलबुला ऊपर उठ करके आएगा तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर का डिफरेंस है डेल्टा P इज इक्वल टू 4T/R, और यहाँ पर भी 4T/R ही होगा, लेकिन ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा। इस कारण से अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस कम होने की वजह से ये और फूलने लगेगा, बुलबुला का आकार बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे बुलबुला का आकार बढ़ने लगेगा, तो बढ़ जाएगा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी बॉडी को पार्शियली या फुल्ली किसी फ्लूइड में डुबाया जाए तो उस पे ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको उत्प्लावन बल यानी फोर्स ऑफ बॉयंसी कहा जाता है। और उस फोर्स ऑफ बॉयंसी का वैल्यू होता है जो ऑब्जेक्ट लिक्विड को डिस्प्लेस किया, उस लिक्विड के डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गति नियम है, 3 गति नियम है, इस पे कार्य नहीं करता है। बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि जहाँ पे वेलोसिटी अधिक होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ वेलोसिटी कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, इस पे काम नहीं करता है। पास्कल के नियम पे काम करता है। पास्कल का नियम कहता है कि किसी भी कंटेनर में यदि कोई फ्लूइड है तो उसके किसी एक पॉइंट पे यदि प्रेशर इंक्रीज कर दें, हम बढ़ा दें, चेंज कर दें, तो हर एक पॉइंट पे ऑटोमेटिकली उतनी ही अमाउंट में प्रेशर चेंज हो जाता है। ये है पास्कल का नियम। या दूसरे तरीक़े से हम कह सकते हैं जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होते चले जाता है, ये भी पास्कल का नियम है। सेम लेवल पे प्रेशर इक्वल होता है। ये सारे पास्कल के नियम से ही गवर्न होते हैं। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट की यदि हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करें या हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करें तो ये सब पास्कल के नियम पे काम करता है। कैसे, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक है, मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और इस आर्म को हम चौड़ा कर देते हैं, इधर एक पतला आर्म कर देते हैं, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं, इसमें एक लिक्विड हम भर देते हैं, कोई फ्लूइड भर देते हैं, और यहाँ पे जो है एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं हम। यहाँ पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है। तो यहाँ पे F1 इज इक्वल टू कितना है, P1 इज इक्वल टू F1/A1 है। P1 इज इक्वल टू यहाँ F1/A1 है, F1/A1। यहाँ P2 इज इक्वल टू कितना है, F2/A2 है,
F2/A2 है। तो यहाँ पे जो हम फोर्स एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो चूंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से ये जो यहाँ पे जो प्रेशर चेंज हुआ उतना ही यहाँ पर आकर के चेंज होगा। प्रेशर सेम अमाउंट में चेंज होने की वजह से यहाँ जो स्मॉलर फोर्स अप्लाई किया गया है यहाँ पे ये फोर्स बहुत ही लार्जर बन जाता है। और थोड़ा सा भी लेफ़्ट आर्म में फोर्स एग्जर्ट करने से ये राइट आर्म में जा कर के बहुत बड़ा फोर्स बन जाने की वजह से ट्रक को उठा सकता है, बस को उठा सकता है, कार को उठा सकता है। और इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पास्कल के नियम पे वर्क करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया या हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी झील है तो सबसे पहले ऊपर से पानी जमना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ऊपर ठंड के कांटेक्ट में ऊपर वाला सरफेस ही आता है। ऊपर वाला सरफेस आने की वजह से जो है ये ऊपर ही पहले बर्फ़ में बदलना शुरू हो जाता है और नीचे पानी ही रहता है। क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, इस कारण से 4 डिग्री सेल्सियस पर जो नीचे के जो पानी है उसका घनत्व जाता है, नीचे ही रहता है। और ऊपर जो है बर्फ़ में बदल गया है, बर्फ़ का घनत्व कम है तो बर्फ़ ऊपर ही रहता है और नीचे पानी रहता है, जिससे बर्फ़ की सतह के नीचे पानी रहता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। यानी झील में ऊपर बर्फ़ बन जाता है, नीचे पानी ही रहता है। इस कारण से एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो पॉसिबल रहता है, वो सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, इसका जल में भार होगा, जल में कह रहा है, गुब्बारा है। तो गुब्बारा, एक गुब्बारा ऐसे है, मान लीजिए इसका मास m है तो इसका वेट कितना हो जाएगा, mg, नीचे की ओर काम करेगा। अब इसको पानी में रख दीजिए आप। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हुआ है तो इसमें जल में रख दीजिए, इसको जल में ही रख दीजिए। जल में रखेंगे तो 200 ग्राम यानी mg ही है इसका वेट, तो mg इसका वेट नीचे की ओर काम करेगा। चूँकि गुब्बारा में पानी भरा हुआ है तो ये एक बॉडी है और ये जब इस कंटेनर में रखेंगे तो जल को डिस्प्लेस करेगा, तो इस पे एक उत्प्लावन बल ऊपर की ओर काम करेगा जिसका वैल्यू होगा कितना, जो यहाँ पे जो जल को डिस्प्लेस करेगा उस डिस्प्लेस्ड जल के भार के इक्वल होगा। और कितना ये डिस्प्लेस करेगा, वॉल्यूम v हो तो ऊपर की ओर इस पे फोर्स कितना लगेगा, v रो जी। यानी v और रो क्या है, यानी आयतन और डेंसिटी, यानी वॉल्यूम एंड डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास ही है। और चूंकि वाटर ही है तो वाटर का मास और ये बैलून का मास इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है उत्प्लावन बल यानी फोर्स ऑफ बॉयंसी बी का वैल्यू कितना आ रहा है, v रो जी यानी mg ही आ रहा है। ऊपर की ओर mg लग रहा है, नीचे की ओर mg लग रहा है। नेट फोर्स कितना इस पे लगेगा, mg माइनस mg यानी 0। यानी इस गुब्बारे में भरे हुए जल पे ऊपर की ओर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे की ओर लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 की वजह होने की वजह से इसका भार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे आइस का जो घनत्व है वाटर के घनत्व का 1/9 होता है। यानी घनत्व जो है 1/9 हो गया। तो 1/9 होने की वजह से जो आइसबर्ग जो तैर रहा है उसका 1/9 भाग ऊपर रहेगा और 8/9 भाग पानी में डूबा हुआ रहेगा। तो समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होगा, 1/9 भाग ऊपर होगा और 8/9 भाग समुद्र में रहेगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो। देखिए पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट तैर रहा है इसका मतलब है कि उसका घनत्व वाटर के घनत्व से कम है, डेंसिटी कम है। और वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, मैक्सिमम डेंसिटी है वाटर का। और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है, इस कारण से वो तैर रहा है। अब यदि टेम्परेचर वाटर का हम इंक्रीज कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएं, तो डेंसिटी वाटर का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर का डेंसिटी कम हो गया और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अब ज़्यादा है। यदि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है वाटर के डेंसिटी से तो क्या हो जाएगा, वो नीचे की ओर डूब जाएगा।
तो शरीर डूब जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके पीछे कारण यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर का डेंसिटी कम होगा और जो बॉडी है उसका डेंसिटी पहले ही इतना रहा, तो अब वाटर के कंपैरिजन में बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा है, इस कारण से वो नीचे डूबेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना इसलिए आसान होता है। तैरना आसान कब होगा? जब वाटर का डेंसिटी ज़्यादा हो और बॉडी जो तैर रही है उसका डेंसिटी कम हो, आसानी से तैर जाएगा। तो समुद्री जल नमकीन होता है, नमकीन होता है मतलब नमक है, सॉल्ट है, NaCl है और बहुत सारे सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवण की अधिकता है। अन्य लवणों की अधिकता होने की वजह से वाटर का, समुद्री जल का घनत्व यानी डेंसिटी जो है ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से आसानी से बॉडी तैर जाएगा। सो राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा घटना चक्र के साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।